नमस्कार दोस्तों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी की कक्षा के अंतर्गत वर्णमाला नाम का अध्याय का पहले अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इसमें हमें ये अपेक्षा है कि विभाग से स्वर और व्यंजन दोनों के विषय में अधिकाधिक जानकारी हो, अधिक से अधिक इसमें हमें ज्ञान हो। जहाँ कहीं भी जिस भी परीक्षा में हमें इससे पूछ लिया जाए तो हम कहीं भी अटके नहीं, भटके नहीं और रुके नहीं। हमारा प्रश्न हर हालत में सही हो, इसलिए हम स्वर पर स्पेशल एक क्लास लेकर आए हैं और एक क्लास व्यंजन पर भी लेके आएंगे, जिसमें कौन सा स्वर या कौन सा व्यंजन जिह्वा के किस स्थान से बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है, या किस प्रकार से उसका उच्चारण होता है, किस वजह से उसको एक फिक्स स्थान दिया गया, इनकी संख्या कितनी है, आदि आदि। ठीक है, तो आप निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर तक के विभिन्न परीक्षाओं में जिनमें हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें आप अवश्य रूप से इस टॉपिक से आए हुए प्रत्येक प्रश्न को सही करके आएंगे। यदि आप हमारी इन कक्षाओं से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा भी पढ़ रहे हैं, तो हमारे साथ में बने रहिए, क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम आपकी समय की कीमत को जानते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते। तो आइए, बिना स्वर की सहायता से आप इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते। व्यंजन हमेशा अधूरे रहते हैं इनके अलावा, इनके बिना। यानी स्वर की जब तक कोई भी मात्रा प्रयुक्त नहीं होगी, स्वर जब तक उसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक व्यंजन हमेशा अधूरा रहता है, उसका उच्चारण करना असंभव है। आप उच्चारण करके देखें, का उच्चारण करें, ये तो है पूरा का, लेकिन ये बना कैसे है? ये बना है आधा का प्लस आ। ठीक है, अब बिना आ के आप इसका उच्चारण करके देखें, क नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो स्वर क्या है कि एक स्वतंत्र ध्वनि होती है। ठीक है, इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, आपस में जैसे जो मूल स्वर होते हैं उनको एक से अधिक संख्या में, एक से अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इनके जो संयुक्त रूप होते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ए, आई, ओ और आओ, इनको तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, दो स्वरों के माध्यम से बने हुए हैं, दो स्वरों के संयुक्त रूप से बने हुए हैं। ठीक है, तो स्वर क्या है? ऐसी ध्वनि जिसके माध्यम से किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं किया जा सकता और कोई भी व्यंजन वर्ण इनके बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इन ध्वनियों को लिखने के लिए, यानी स्पेशल एक ध्वनि को, स्वर ध्वनि को लिखने के लिए एक ही चिन्ह प्रयुक्त किया गया है। तो उन्हें देखते हैं क्या है। सबसे पहले उन्हें लिख के दिखाते हैं। स्वर देखिए, अ, आ, ई, उ, रे, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये हमारे स्वर हैं। अंग है, इसमें प्रयुक्त नहीं है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 11। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है कहीं भी पूछा जा सकता है, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है, अब देखते हैं इनको बांटा कितने आधारों पर गया है, कितने आधारों पर हम इन्हें बांट सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं। तो देखिए, इनका स्वरों का विभाजन हम करते हैं, किस किस आधार पर कर सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले स्वर, स्वर को मात्रा के आधार पर विभाजित किया जा सकता है, मात्रा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 है ओष्ठ की आकृति, ओष्ठ की आकृति।
के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर बांट सकते हैं, मात्रा के आधार पर बांट सकते हैं, मात्रा के आधार पर, ठीक है। जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, तालु के आधार पर, नंबर 4 तालु के आधार पर, नंबर 5 अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर, ठीक है। 6 नंबर है जातीय आधार पर, जातीय आधार पर, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं किस किस आधार पर इनको विभाजित किया जा सकता है और इनकी परिभाषा भी और इनके प्रकार भी, उनको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, कौन कौन से स्वर हैं और किस श्रेणी में आएंगे, उसको भी हम लिख के दिखाएंगे। तो आइए, सबसे पहली नंबर मात्रा के आधार पर। अब देखते हैं मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन, विभाजन, ठीक है। पहला होगा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, लघु स्वर, ठीक है, या मूल स्वर, मूल स्वर, ठीक है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, नंबर 2, दूसरा नंबर है दीर्घ स्वर, दीर्घ या गुरु, गुरु। संयुक्त स्वर, संयुक्त, संयुक्त या संधि स्वर, संधि स्वर, ठीक है। इसके अलावा तीसरा नंबर होता है प्लुत स्वर, ठीक है, तीसरा नंबर है। ये मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन हो रहा है और इसमें क्या है, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर, इन्हीं को बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा नंबर होता है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या संयुक्त या संधि स्वर, ठीक है। तीसरा नंबर होता है प्लुत स्वर। अब देखते हैं एक एक प्रकार, एक एक करके इनके बारे में। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, जिनकी एक मात्रा होती है। मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा कहते हैं किसी चीज की नाप। तो जो उच्चारण के समय जो भी टाइम पीरियड लग रहा है उससे बोलने में, उसे एक मात्रा कहते हैं। और एक मात्रा लगभग 1 सेकंड के बराबर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आ बोलने में कितना समय लगा, लगभग 1 सेकंड। इसका ठीक दुगना जब समय लगे तो वो क्या है, दीर्घ स्वर हो जाता है, ठीक है। दीर्घ स्वर कब हो जाता है, जब ह्रस्व स्वर या लघु स्वर का दुगना समय लगा। और दुगना समय जब लगा तो गुरु स्वर भी उसे बोला गया। जब 3 गुना समय लगा तो क्या कहलाया, प्लुत स्वर, ठीक है। 3 गुना समय। देखिए ह्रस्व स्वर के अंतर्गत एक मात्रा वाले स्वर आते हैं, इनमें देखते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये जो है 4 वर्ण, ठीक है। ये 4 स्वर आते हैं ह्रस्व या लघु स्वर के, इन्हें मूल स्वर कहते हैं क्योंकि इनके ही संयोग से दीर्घ स्वर बनते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं दीर्घ स्वर कौन से हैं। इनका जो बड़ा रूप है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, और 4 टोटल कितने होते हैं 11, तो 11 में से 4 गए तो कितने बचे 7, तो यहाँ पे कितने होंगे 7 होंगे। देखिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और आऊ, बड़ा ओ। ठीक है, ये 7 हैं। इनकी संख्या कितनी है, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, इनकी संख्या कितनी है 7 है। ठीक है, अब इन्हें संयुक्त स्वर और संधि स्वर में अलग अलग विभाजित किया जाएगा। इनको वो कैसे करते हैं, तो जैसे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक विभाग है और यहां से यहां तक एक विभाग है, इनको अलग अलग नाम देंगे। इनको तो कहेंगे संधि स्वर, संधि स्वर। ठीक है, और इनको कहेंगे संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है, संधि स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, इसके बाद में यह है तीसरा नंबर प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है कि जब किसी का नाम उच्चारण करते समय, किसी का नाम ज्यादा लंबा खींच के राम, श्याम, मोहन, तो वो क्या है अधिक लंबा खींच के जब उच्चारण किया जाता है तो उसमें प्लुत स्वर के यानी 3 मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ओम, तो मात्रा के साथ में 3 भी लिख दिया जाता है, जैसे ओम। ठीक है, इस प्रकार से तो ये प्लुत स्वर हुआ। या इस प्रकार से भी, जैसे ये चिन्ह भी लगा दिए जाते हैं कहीं कहीं बीच में या आगे, तो वो क्या है प्लुत स्वर में गिन लिए जाते हैं। इसकी मात्रा 1 होती है, ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा। ठीक है, इसकी 2 मात्रा, इसकी 3 मात्रा, 3 मात्रा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया मात्रा के आधार पर विभाजन। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए अपना। आगे चलते हैं, दूसरा प्रकार लिखते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा है, ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर स्वरों का विभाजन। ओष्ठ के आधार पर नंबर 2, ओष्ठ के आधार पर। यानी जब इन स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो उस समय ओष्ठ की क्या आकृति रही होगी, उस आधार पर भी इन स्वरों का उच्चारण किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो देखते हैं, इसके भी 2 भेद हैं। एक तो होता है वृत्ताकार यानी वृत्तमुखी, नंबर 1 वृत्तमुखी, वृत्तमुखी या वृत्ताकार, वृत्ताकार। नंबर 2 है अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी, यानी जब इनका उच्चारण किया जाए, किसी भी स्वर का उच्चारण किया जाए और उस स्वर के उच्चारण के समय ओष्ठ जो है गोल गोल हो जाए, वृत्त मतलब इस प्रकार से हो जाए, तो वो क्या है वृत्तमुखी कहलाएगा। ठीक है, वृत्ताकार कहलाएगा। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। पहला है उ, ऊ, ओ, आउ। आप बोल के देख लीजिए, जब तक आप बोलकर नहीं देखेंगे आपको सरलता नहीं होगी। परीक्षा हॉल में भी आप इनका उच्चारण करके देख सकते हैं मन ही मन में। ठीक है, तो वहां पर वो नकल नहीं मानी जाएगी, आराम से आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। ये हो गए 4। ठीक है, इनके अलावा जितने भी होते हैं वे अवृत्तमुखी होते हैं। उनमें क्या होता है कि ओष्ठ खुलते नहीं है, इस प्रकार से बंद से ही रहते हैं, थोड़े से खुलते हैं बस।
ठीक है, जब थोड़े से खुलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अवृत्तमुखी। वो कौन कौन से हैं? अ, आ, इ, ई, री, ए, आई। देखिए यहां पे 4 हैं तो यहां पे 7 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये अवृत्तमुखी हो गए। तो ओष्ठ के आधार पर आपकी आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर इनकी गणना हो गई। अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर पर। ठीक है, वो क्या है? जीव के आधार पर। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओष्ठ के आधार पर ओष्ठ के आधार पर हो गया। अब जीव के आधार पर देखिए 3 नंबर, जीव के आधार पर, जीव के आधार पर इसके 3 विभाजन किए जाते हैं। जीव के आधार पर जो स्वरों का उच्चारण किया जाता है उसके 3 विभाग किए जाते हैं। देखिए किस प्रकार से हैं। पहला है अग्र स्वर, अग्र स्वर। दूसरा है मध्य स्वर, मध्य। और तीसरा है 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। तीसरा है पश्च स्वर, पश्च स्वर। अब इनमें कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मध्य को देख लीजिए। मध्य में एक ही है, कौन सा है? छोटा वाला आ। अग्र में है इ, ई, ए, आई और री। ठीक है, ये 5 हैं इसमें, 5 ये और 1 ये। ठीक है, अब बचे कितने? 11 में से 5। तो इनके अलावा जितने भी हैं वे पश्च स्वर में। तो कौन कौन से हैं? बड़ा आ, इसके अलावा छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ, आओ। इस प्रकार से अब इनका आप उच्चारण करके देखिए। उच्चारण करके जैसे आप देखोगे तो ई, ई, तो आगे वाले हिस्से से जीव की जो आगे वाला हिस्सा है उससे ही इसका उच्चारण हो रहा है। ई, ई और अ, आ, अ, अ, अ बीच वाला, अ बीच वाला। ठीक है, आ पीछे वाला। ठीक है, पीछे वाला जो हिस्सा है उससे उच्चारण हो रहा है। क्योंकि इनमें कहीं पर भी जीव कहीं भी टकराती नहीं है, लेकिन फिर भी जीव के सहारे से ही इनका उच्चारण किया जाता है। तो इसलिए ओ, औ पीछे से आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चौथा वाला जो प्रकार है उसको देखते हैं। तालु के आधार पर, चौथा है तालु की स्थिति के आधार पर। सबसे पहले संवृत्त स्वर, संवृत्त, संवृत्त। सबसे पहले संवृत्त, फिर अर्ध संवृत्त, नंबर 2 पर 2, अर्ध संवृत्त, अर्ध संवृत्त, फिर विवृत, विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। अब देखिए संवृत्त क्या है और विवृत क्या है। संवृत्त माने बंद, बंद। ठीक है, और
विवृत माने खुला हुआ, खुला। विवृत माने खुला। अर्ध संवृत आधा खुला, आधा आधा बंद। अर्ध संवृत आधा बंद। अर्ध विवृत आधा खुला। क्या खुला? ठीक है, आधा खुला आधा बंद। तो क्या खुला क्या बंद, यानी जब मुख की आकृति या तो खुली हो या बंद हो तो उसे संवृत या विवृत बोलेंगे। तो इनके विभाजन भी देखते हैं। संवृत में 5 हैं, ई ई उ और री। ये कितने हैं? 5। ठीक है। अर्ध संवृत में 2 हैं। कौन कौन से? ए और ओ। कितने हैं? 2। इसी आधार पर विवृत में कितने हैं? आ 1 आ। ठीक है, कितने हो गए? 5 और 3 8। बचे कितने? 3। अब 3 कौन कौन से हैं वे? देखिए यहां पर छोटा आ नहीं है, उसको लिख देते हैं अ। इसके अलावा बड़ी ए नहीं है और बड़ा ओ नहीं है। ठीक है, ये 3। ठीक है, कितने हो गए? 5 और 2 7 8 और 3 11। तो इस प्रकार से संवृत और विवृत, ठीक है, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत इस प्रकार से हो गए। इनको उच्चारण करके देख सकते हैं, कौन से में पूरा मुख खुल रहा है, कौन से में कम खुल रहा है, कौन से में बंद की तरह ही रह रहा है। ठीक है, तो ई ई ई ई, ठीक है, ई ई पूरी तरह से बंद सा है। ठीक है, ए ए ए ओ ओ, ठीक है, आधा बंद। ठीक है, यानी इससे थोड़ा ज्यादा खुल रहा है। आ केवल एक स्वर के लिए आ, एक खुल रहा है। ठीक है, एक स्वर के लिए पूरा मुख खुल रहा है। बचे 3 अ ए आई औ औ, यानी खुल भी रहा है और बंद सा भी होके आ रहा है। यानी पहले खुल रहा है आधा खुला हुआ औ आई अ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तालु के आधार पर हो गए। अब देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, अनुनासिकता के आधार पर। आगे अनुनासिकता के आधार पर देखते हैं 5 नंबर, अनुनासिकता के आधार पर। अब देखिए, अनुनासिकता के आधार पर अगर देखें तो इसके 3 विभाजन किए जा सकते हैं। 3 किस प्रकार से कर सकते हैं? पहला नंबर अनुस्वार, दूसरा नंबर अनुनासिक, और तीसरा नंबर निरनुनासिक। ठीक है, अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार होता है अंग की बिंदी, जो अंग होता है अंग। ठीक है, इस प्रकार से जो बिंदी होती है उसे अनुस्वार कहते हैं। यानी अंग अंग अंग, यानी नासिका से भी इसका उच्चारण किया जाता है। इसके अलावा दूसरा होता है अनुस्वार अनुनासिक, जो चंद्रबिंदु होता है ना, चंद्रबिंदु, इस प्रकार से अनुस्वार अनुनासिक। और जिसमें नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता
जिस स्वर के उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता। नाक से कोई ध्वनि नहीं निकलती, कोई ध्वनि नहीं निकलती, नहीं उच्चारित होती। ठीक है। इसमें और इसमें दोनों में भेद क्या है? अंग जो होता है, अंग यानी अनुस्वार, इसमें नाक से अधिक वायु निकलती है और मुख से कम निकलती है। अंग 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 उच्चारण करके देखिए। इसमें मुख से ज्यादा निकलती है, अनुनासिक में मुख से अधिक वायु निकलती है और नासिका से कम निकलती है। साथ साथ ही निकलती है दोनों में, लेकिन एक में कम एक में ज्यादा। ये कैसे उच्चारण होता है? अ अ अ अ अ, जैसे आंख, 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 ऊंट, ऊंट। ठीक है, इस प्रकार से। और इसमें शंख, शंख, पंख। ठीक है, इस प्रकार से उच्चारण किया जाता है। और जिनमें नाक का प्रयोग नहीं किया जाता वो निरानुनासिक रहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो छठवां आधार है उस पर देखते हैं, जातीयता के आधार पर। छह नंबर है जातीय आधार पर। देखिए, पहला है सजातीय, सजातीय, सजातीय। और दूसरा है विजातीय, विजातीय। ठीक है, विजातीय। अब सजातीय कौन कौन से होते हैं? जो एक ही जाति के हैं वे सजातीय, और जिनमें दो जातियों का मिश्रण है वे विजातीय। सजातीय कौन कौन से हैं? जैसे अ, आ, इ, ई। ठीक है, उ, उ। तो ये सजातीय हैं, ये एक जाति के हैं। अ, आ, ई एक जाति के हैं, उ एक जाति के हैं। और इनके जो संयोग से अन्य बचे हुए जितने भी जो स्वर हैं वे सभी विजातीय में आते हैं। जैसे ए, आई, ओ, औ। ये दो स्वरों के मेल से बने हैं। ठीक है, कौन कौन से? अ और ई के मेल से ए बना है, अ प्लस ई। ठीक है, इसी प्रकार से आई, ओ, औ। तो इन सभी का भी इसी प्रकार से मिश्रण किया गया है। ठीक है, इन जातियों के मिश्रण से ही इनको बनाया गया है। संधि में पढ़ेंगे आप इनको। ठीक है, जो संधि विच्छेद पढ़ाया जाएगा उसमें। ठीक है, कुछ आगत स्वर हैं, यानी जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं, अन्य भाषा से। तो वो क्या है? विदेशी या आगत स्वर, आगत स्वर। ठीक है, वो कौन से? ये है अर्धचंद्र बिंदु। ठीक है, अर्धचंद्र बिंदु। एक तो चंद्र बिंदु था जिसमें इस प्रकार से बिंदु लगा हुआ था ऊपर। ठीक है, एक आधा चंद्रमा और ऊपर बिंदी। लेकिन इसमें ऊपर बिंदी नहीं होता है। और इसका उच्चारण कैसे किया जाता है? इसका उच्चारण किया जाता है अ आ आ। ठीक है, जैसे बड़े आ के ऊपर है, बड़े आ के ऊपर तो आ। ठीक है, जैसे डॉक्टर, डा। ठीक है, डा, इस प्रकार से डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर, डॉक्टर, इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, दो आगत ध्वनियां भी हैं,
आगत ध्वनि, ध्वनियां वो कौन सी हैं? ये अर्धचंद्र बिंदु तो किससे लिया गया था? अंग्रेजी यानी ब्रिटिश जो इंग्लिश है उससे लिया गया था। और यह है पहला है अर्धचंद्र बिंदु, ठीक है। और दूसरा है जो नुक्ता होता है, नुक्ता, इसको जा के नीचे, का के नीचे, ठीक है। इस प्रकार से जो ये बिंदु लगा हुआ होता है, ये बिंदु, ये नुक्ता कहलाता है। तो ये आगत ध्वनि के अंतर्गत आया है, ठीक है। ठीक है साथियों, अगली कक्षाओं में आपके साथ में हमारी फिर मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में एक नया टॉपिक व्यंजन स्पेशल लेकर। नमस्कार।